10वीं रिजल्ट आयो आपरे 10वीं रिजल्ट आयो और पापा छाती ठोकन की नहीं कोई बात नहीं बेटा, तूने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा दो, इस बार 100% सफल होंगे। तो आप तुरंत सीखने लग जाएंगे कि बाप हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा। बाप दुनिया में मिले कोई नहीं। 10वीं में फेल, बाप ला दे जूती काट टेके बेटो मारा में, सीधी बात है। पढ़ाई करो। यहाँ तो यहाँ मारवाड़ में मोटिवेशन है मतलब जूता। मारवाड़ में मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? जूता। सोचो अगर थाने पिता कोई थानी आइन बैठा है, कोई बात नहीं बेटा, नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार और तैयारी करो, अच्छे से करो, क्या कमी रह गई उसको पूरी करो, तो थानी जिंदगी बन जाए। ऐसा पिता मिले कोई नहीं। अपने पापा लाड करे कोई नहीं, पापा लाड गई एक ही लाड है। हम तो घर में जाते हैं, कोई भी कहीं गांव जाना हो तो मम्मी को पूछते हैं, कोई भी पापा को पूछते हैं कि आप में से? कोई नहीं पूछेगा, मम्मी को पूछेगा। अपने पापा हॉल में, आपा किचन में, पापा किचन में, आपा बेडरूम में, पापा बेडरूम में, आपा बारे, पापा बारे तो आपा छत माते, पापा छत माते तो आपा गाँव बारे। हाँ पापा तो पालो ही नहीं पढ़नो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे? सर आपकी क्लास बहुत कम होगी, पहली शिकायत आप सब लोगों की यही है, तो मैं एक ही बात, सबका आंसर का एक ही जवाब है। क्लास आपके नोट्स से तैयार हो रहे थे इसलिए थोड़ी देरी हुई। अब कंप्लीटली आपके मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आपके साइकोलॉजी है, शिक्षण अभिरुचि है, वो कंप्लीट करवा देंगे अपन। 30 जून के आपके एग्जाम हैं और 30 जून यानी कि अपन मैक्सिमम माने तो 10 दिन के अंदर आपकी क्या कंप्लीट हो जाएगी? साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। सर आपने रीजनिंग का भी बोला था, अभी अपन सब बातें करेंगे। तो अपन सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमने शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी 2024 यानी कि 150 नंबर का टारगेट लिया था। उसमें से शिक्षण अधिगम हमारा जो पहला चैप्टर था, इससे पहले वाली अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट क्लास देखेंगे तो अगली समझ में आएगी। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ा था। अधि का मतलब होता है जानना, गम का मतलब प्राप्त करना। ये सारी क्लास मैंने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास आप जरूर देखना, पार्ट 1 जरूर देखना, फिर पार्ट 2 आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि हम जैसा वादा करते हैं वैसा निभाते हैं। ये देख लीजिएगा, आपने भरोसा किया और हमने वादा खरे उतरेंगे, बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह खरे उतरेंगे। हमें पता है कि आप लोगों बीएसटीसी वालों के लिए एग्जाम बहुत जल्द हैं। प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी हमारी जो फैकल्टी टीचर थे वो कहीं व्यस्त थे, हमें टाइम मिला नहीं था। पर 30 जून का टारगेट है, 30 जून से पहले आपके रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, विथ आपके प्रैक्टिस सेट के साथ रिवीजन भी हम करवा देंगे। तो अब देर किस बात की है? कमिंग सून रीजनिंग फैकल्टी। अब आपके बीच में रीजनिंग फैकल्टी आने वाली है कल से ही, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, कल से ही हम रीजनिंग की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं आपके। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो अब जुड़ जाए और मुझे आप केवल 30 जून तक का टाइम दे दीजिएगा। केवल 30 जून तक का टाइम मांग रहा हूं, 30 जून तक आप मुझे टाइम दे दीजिएगा। रीजनिंग और शिक्षण अधिगम मैं आपके बहुत शानदार लेवल का कर दूंगा और एक राजस्थान के जिला दर्शन पढ़ लो मेरे, बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। यानी कि मैं ये नहीं कहता हूं कि इन 3 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आपके सिलेक्शन में ये बहुत ज्यादा भागीदार हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट, राजस्थान का जिला दर्शन, शिक्षण अधिगम और रीजनिंग। कोशिश करेंगे हम लैंग्वेज हमें मिल जाए तो लैंग्वेज करवाएंगे, वरना लैंग्वेज का भी मैं आपको नहीं कह रहा हूं। शिक्षण अधिगम 150 नंबर की, 150 नंबर की रीजनिंग, और कम से कम मान के चले आप ज़्यादा नहीं तो 300 और 50 नंबर के सवाल आ जाएंगे आपके राजस्थान के जिला दर्शन में। 350 नंबर का मैटर हम करवा रहे हैं, बाकी के थोड़ी बहुत तैयारी आप साथ साथ में करते रहे, हम मोटिवेट करते रहेंगे कैसे पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना है। तो आपने भरोसा किया है और हमने वादा किया था बीएसटीसी वालों को रीजनिंग करवाने का, बीएसटीसी वालों को शिक्षण अभिरुचि करवाने का, ये वादा किया था। बिल्कुल खरे उतरेंगे, 100% खरे उतरेंगे, 24 कैरेट सोने की तरह खरे उतरेंगे। कमिंग सून रीजनिंग फैकल्टी। अब मैं आपके बीच में रीजनिंग फैकल्टी लेके आऊंगा, जो कल से आपके क्लास से शुरू हो जाएगी, 0 से हीरो तक, यानी कि 0 लेवल से रीजनिंग शुरू होकर अंत तक चलेगी। चलो अब हम बात कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। इससे पहले आप देख लीजिएगा, अगर आप में से किसी ने पशुपालन का भी फॉर्म लगा रखा है या आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, तो हमने ब भाग के हस्तलिखित नोट्स निकाले हैं। ये नोट्स आपको ऑर्डर करने होते हैं। अब बीएसटीसी वालों के लिए भी हमने नोट्स का बोला था, शिक्षण अभिरुचि के नोट्स। तो शिक्षण अभिरुचि नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे
ऐप के ऊपर जाइएगा। ऐप के ऊपर कल हम एक फोल्डर डालेंगे जिसमें BSTC शिक्षण अभिरुचि का फोल्डर आ जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा, कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं है, आराम से कीजिएगा और मस्ती से पढ़िएगा। मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। कल डाल देंगे वो, ओके। ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा। BSTC से रिलेटेड भी कोई इश्यू है तो आप इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा। ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन सारथी, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्लास के बाद मैं आपको PDF इस पे भी सेंड करूंगा। तो मेरे हाथ की पढ़ी हुई PDF तो आपको यहाँ पर मिलेगी, वरना व्यवस्थित रूप से वो पूरी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी। तो मेरे जो साथ साथ में लिखे हुए हैं वो PDF आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये भी PDF बहुत जरूरी रहने वाली है, आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। ये इस प्रकार से मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं जो पशु परीक्षण वालों के लिए हैं। चलो अब हम शिक्षण अधिगम की आगे से क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ाया है, पार्ट 1 आप जरूर पढ़ना। पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 पढ़ रहे हैं अपन। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूं। पार्ट 1 के अंदर हमने शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ा, क्या था, शिक्षण अधिगम का अर्थ पढ़ा था और शिक्षण अधिगम की प्रकृति पढ़ी थी कि शिक्षण अधिगम होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे इस शिक्षण अधिगम की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो जो परिभाषा दी गई है, उन परिभाषाओं के बारे में मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। थोड़ा सा अपन एफर्ट लगाएंगे तो याद हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने सबसे पहले बात करें अधिगम की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। सबसे पहले वुडवर्थ नाम आया आपके सामने। वुडवर्थ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। मैं अभी भी बता देता हूं, अधिगम का मतलब होता है ग्रहण करना। कोई भी अगर आप बात सीखते हो तो वो क्या है, अधिगम है। क्या है, अधिगम है। जैसे मान लीजिए आपने फोन चलाना सीख लिया तो आप में अधिगम हुआ। फोन चलाना सीख लिया तो आप में क्या हुआ, अधिगम हुआ। कोई भी बात अगर आप सीखते हो तो वो क्या है, अधिगम है। यहां वुडवर्थ क्या कहता है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रिया। तो आपको यहां पर केवल और केवल 2 शब्द पकड़ने हैं। क्या पहला शब्द रहेगा आपके सामने, वो रहेगा आपके सामने नवीन ज्ञान। पहला शब्द रहेगा कौन सा, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। हमेशा प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखो, आपको लाइन रटने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर खुद परिभाषा देगा, केवल नीचे वैज्ञानिक का नाम देगा कि ये फलानी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की थी। परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस परिभाषा के अंदर केवल और केवल एक डिजिट पकड़ना है कि इससे मैं पहचान कर लूं। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया की बात है वो वुडवर्थ ने की थी। किसने की थी, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया की जो बात है वो किसने की थी, वुडवर्थ ने की थी। किसने की थी, वुडवर्थ ने। ओके चलो अब देखो ये परिभाषा कुछ याद नहीं करना, अर्जन करने की इन प्रक्रिया, ये सब एग्जाम के अंदर पेपर में छपाएगा। क्वेश्चन यही बनेगा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, नीचे आएगा वुडवर्थ, गार्डन मर्फी, थॉर्नडाइक, हिलगार्ड। ये सीधा ऑप्शन आएगा। बताओ मुझे परिभाषा याद करने की आवश्यकता है क्या? आपको केवल और केवल ये पकड़ना है कि ये परिभाषा दी किसने, ये परिभाषा दी किसने। तो वुड यानी लकड़ी, ठीक है ना। तो नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया, ये परिभाषा देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो अपने थे वुडवर्थ। कौन थे भाई, वुडवर्थ। ओके, गार्डनर मर्फी ने अधिगम शब्द में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को सम्मिलित है। ये परिभाषा मैं कहता हूं आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो अधिगम शब्द में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित है। ये परिभाषा किसने दी थी, आपको इसका नाम रटना है, पर पहचान करनी पड़ेगी। वहां पे 4 नाम आएंगे एक जैसे।
तो यहां पर गार्डनर से गार्डन याद रख लेना, गार्डनर से क्या याद रख लेना, गार्डन, गार्डन का मतलब बाग बगीचा, गार्डन का मतलब क्या हो गया, बाग बगीचा। समझना इस बात को, लॉजिकली सेट करना पड़ेगा। गार्डनर का मतलब गार्डन याद कर लेना और गार्डन का मतलब बाग बगीचा, और जहां पर बाग बगीचे होंगे वहां पर क्या होगा, अच्छा वातावरण होगा। अच्छा क्या होगा भाई, वातावरण होगा। तो वातावरण संबंधित आवश्यकताओं, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की बात किसने की थी, गार्डन ने। गार्डन का मतलब गार्डनर, गार्डनर को गार्डन से याद कर लेना, और गार्डन में क्या होता है, अच्छा वातावरण मिलता है। तो वातावरण शब्द का प्रयोग कौन किया है, गार्डन ने। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, वुडवर्थ ने। ठीक है ना, ओके चलो। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने कहा उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को ही अधिगम कहा जाता है। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना ही क्या कहलाता है, अधिगम। यानी कि अब देखो कैसे याद करना, थॉर्नडाइक, थॉर्न से थान याद करना, थॉर्नडाइक से क्या याद करना, थॉर्नडाइक का मतलब, थॉर्नडाइक यानी कि थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक से थान याद कर लेना। थॉर्नडाइक का मतलब थान, थॉर्न आता है ना, थॉर्न, यहां हो रखा है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपको याद नहीं करना, थान याद करना। क्या याद करना भाई, थॉर्न। थॉर्न होता है बाबूजी भेरू जीरो थान है, मारे झुंझोर जीरो थान है, मारे सांवड़ा जीरो थान है, मारे काला बाबा थान है, मारे भैरू बाबा थान है। तो थान, थान पे जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसके अंदर उत्तेजना आती है। क्या आती है, उत्तेजना। अब बताओ याद हुई कि नहीं हुई। जब भी कोई व्यक्ति थान पर जाएगा, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक से थान याद रख लेना। कोई भी व्यक्ति थान, मंदिर, मंदिर का छोटा रूप थान, तो कोई भी व्यक्ति अगर थान पर जाएगा तो उसमें क्या आएगी, उत्तेजना आएगी, यानी कि एक नई शक्ति आएगी, उत्तेजना आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। तो उत्तेजना शब्द का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था, या फिर थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था भाई, थॉर्नडाइक ने किया था उत्तेजना शब्द का प्रयोग। हम देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जादू याद करवा रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कैसे याद करना है। सबसे पहले अपन ने वुडवर्थ की नाम के, वुडवर्थ यानी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया के बारे में वुडवर्थ। गार्डन मर्फी का आया था। गार्डन का मतलब, गार्डनर का मतलब हो जाएगा गार्डन ले लेना। गार्डन में क्या होता है, वातावरण, वातावरण से संबंधित बात किसने की थी, गार्डनर ने की थी। फिर आ गया थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का मतलब, थॉर्न का मतलब हो गया थान, और थान पर जाते हैं तो क्या आती है, उत्तेजना। यानी कि थॉर्नडाइक ने उत्तेजना की बात की थी। किसकी बात की थी, उत्तेजना की। हो गया, याद हो गया कि नहीं हुआ, आया मजा। तीन परिभाषा हमने याद कर ली, एक में नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया, दूसरे में वातावरण से संबंधित, और तीसरा उत्तेजना। थान पे जाएंगे तो उत्तेजना आएगी, गार्डन में जाएगा तो स्वच्छ वातावरण मिलेगा। और वुडवर्थ यानी कि लकड़ी होती है ना, वो हमेशा नई नई लकड़ियां देखने को मिलती है हमें। जहाँ पे जाएंगे कहीं पे बबूल के पेड़ की दिखेगी, कहीं के आम पे पेड़ की, कहीं पे नीम के पेड़ की, कहीं पे बादाम के पेड़ की। तो नवीन प्रक्रिया और नवीन ज्ञान, ये आएगा वुडवर्थ। अगला आ गया भाई हिल गार्ड। कौन सा गार्ड, हिल गार्ड। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है, कोई क्रिया आरंभ होती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है, वो अधिगम कहलाता है। हिल गार्ड का मतलब होता है हिलाना। कोई भी, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ली है, कोल्ड ड्रिंक को आपने हिलाया तो उसके अंदर क्या प्रक्रिया शुरू हो गई, क्या हो गई, प्रक्रिया। तो उसके अंदर एक नई क्रिया आरंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया आरंभ। फिर ढक्कन खोल के देखना, मजा आ जाएगा, एकदम कोल्ड ड्रिंक बाहर आएगी। तो क्या हो जाएगी, इसमें नई क्रिया। यानी कि हिल गार्ड का मतलब होता है हिलाना। हिलाने से कोई भी अगर क्रिया आरंभ होती है, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का ले लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक को हिलाई, फिर अपन ने ढक्कन खोला तो उसके अंदर हिलाते ही क्या क्रिया हो गई, क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो नई क्रिया प्रारंभ होती है, वो हिल गार्ड ने कहा था। किसने कहा था, हिल गार्ड ने। स्किनर के अनुसार क्या है भाई, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये यहां पर उत्तरोत्तर, कौन सा सामंजस्य भाई, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर परिभाषा दी थी स्किनर ने। किसने दी थी, स्किनर ने।
उत्तरोत्तर से याद रखना है कि जैसे एक यहाँ पर इन्होंने शब्द क्या है उत्तरोत्तर, ये आपके रीट लेवल में बहुत बार एग्जाम में आया है। स्किनर, स्किन का मतलब होता है चमड़ी, और कहता है ना चमड़ी उधेड़ दूंगा, चमड़ी उतेड़ दूंगा या उतार दूंगा, चमड़ी उतार दूंगा। स्किन का मतलब होता है चमड़ी, स्किन का मतलब क्या होता है चमड़ी, चमड़ी उतार दूंगा, चमड़ी उतार दूंगा का मतलब हो जाएगा उत्तरोत्तर, उतार दूंगा, चमड़ी उतार दूंगा, तेरे कहते हैं ना साइलेंट हो जाए, तेरी चमड़ी उतार दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, उतार दूंगा, उतार दूंगा से उत्तरोत्तर याद रखना। कैसे याद रखना है? उत्तरोत्तर। ओके, इसके बाद आएगा गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ये कहता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने। ये हमने परिभाषा रटवाई थी रीट वालों को और एग्जाम में ज्यों की ज्यों पूछी गई थी उस समय। बीएसटीसी वालों तुम्हारे भी अब साइकोलॉजी से संबंधित एग्जाम में ज्यादा पूछा जाने लगा, मनोविज्ञान से संबंधित पहले तो शिक्षण का ही पूछा जाता था। गिलफोर्ड, गिल का मतलब गला, फोर्ड का मतलब फोड़े, ऐसे याद करना। गिलफोर्ड को कैसे याद करना? गिल का मतलब तो हो जाएगा यहाँ पर, गिल का मतलब आपके क्या हो जाएगा भाई? गिल का मतलब हो जाएगा गला, गिल का मतलब हो जाएगा आपके यहाँ पर गला, और फोर्ड का मतलब हो जाएगा फोड़ा। देखो भाई, यानी कि गला में फोड़ा, गिलफोर्ड का मतलब होता है गले में फोड़े। गले में फोड़े कब होगा? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो अगर व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कैसे? जैसे मान लो आपने ठुकरा हुआ पानी पी लिया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आपके गले में फोड़े हो गए। जैसे मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक है वो एक साथ गट 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 पी ली तो आपके गले में फोड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने व्यवहार सही नहीं किया, व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। आपने गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा सीधे ही चेप लिया, गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा चेप लिया तो गले में फोड़े हो गए। क्या हो गए? फोड़े। व्यवहार सही नहीं किया आपने गले के साथ, इसीलिए आपके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आएगा। व्यवहार के कारण आपने गर्मा गर्म उबली हुई चाय तुरंत पी ली, आपने व्यवहार सही नहीं किया तो इसी कारण व्यवहार में क्या गया? परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो गले में फोड़े हो जाते हैं। कारण अपने लक्षणों के कारण है, अपना लक्षण यानी कि अपने व्यवहार सही नहीं रहेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। तो गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहा है। हम देखो, हमने वुडवर्थ, गार्डनर, थॉर्नडाइक, हिलगार्ड, स्किनर और गिलफोर्ड सबकी परिभाषा याद कर ली। सबसे पहले वुडवर्थ का मतलब नवीन प्रक्रिया और नवीन ज्ञान। वुड यानी लकड़ी, हम जहाँ जाएंगे नई नई लकड़ियाँ देखेंगे, कभी बबूल की, कभी नीम की, कभी आक की, कभी खजूर की, कभी खरबूजे की। खरबूजे की लकड़ी नहीं होती है कभी, हाँ बिल्कुल ठीक, खरबूजे की लकड़ी नहीं होती है। तो कभी अपन देखेंगे अनार की, अमरूद की, तो नई नई लकड़ियाँ देखी तो नई नई प्रक्रिया की हमने, ठीक है ना। तो नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रिया, वुडवर्थ। फिर आ गया गार्डनर। तो गार्डनर को अपन ऐसे याद करना, गार्डन में जब भी गार्डन में हम क्यों जाते हैं कि हमें स्वच्छ वातावरण मिले, तो वातावरण से संबंधित बात किसने की थी? गार्डनर। ये आ गया वातावरण। फिर आ गया थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से थॉर्न का मतलब थान, याद कर लेना। थान पे जाती है हमें क्या आती है? उत्तेजना। क्या आती है? उत्तेजना। तो थान पे जाती है हमें क्या आ गई? उत्तेजना आ गई। क्या आ गई? उत्तेजना। फिर हिलगार्ड ने कहा था कोई भी चीज हिलाएंगे तो उसमें क्या होगी? प्रक्रिया। कोई भी चीज हिलाएंगे तो उसमें क्या होगी? क्रिया होगी। क्या होगी? कुछ न कुछ तो क्रिया होगी, ठीक है ना। बिना, जैसे मान लीजिए कुछ न कुछ क्रिया हो ही जाएगी। मैंने जैसे आपको कोको कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक का उत्तर दिया, जैसे आपने ऐसे से हिलाकर उसको रख दो, उसमें क्रिया होगी 100%। क्या होगी? क्रिया होगी। जैसे आप नींबू की शिकंजरी बनाते हो तो नींबू को ऐसे डाल के रख देते हो क्या? उसमें हिलाना पड़ेगा, हिलाते ही क्रिया होगी, क्रिया होते ही क्या होगी? आपस में घुलन होगा और घुलन होते ही शिकंजरी बन जाएगी और हम पी लेंगे। फिर हमने स्किनर ने कहा कि मैं, स्किनर का मतलब चमड़ी को उधेड़ के रख देंगे, चमड़ी को उतार के रख देंगे, यानी कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात किसने की थी? उत्तरोत्तर की स्किनर ने की थी। गिलफोर्ड यानी कि गले में फोड़े व्यवहार के कारण होते हैं। अगर आपने गरम खाया तो फोड़े होंगे, आपका व्यवहार सही नहीं था, आपने गरम गरम चेप लिया तो क्या होंगे? गले में फोड़े। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड। नेक्स्ट, किंग्सले एवं गेरी। किंग्सले ने कहा कि अभ्यास एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को अधिगम कहते हैं।
यानी कि किंग्सले ने एक बात ही कही थी, अभ्यास एवं प्रशिक्षण। अभ्यास एवं प्रशिक्षण, किंग्सले के अनुसार अभ्यास एवं प्रशिक्षण, ठीक है ना। किंग्स यानी राजा, ठीक है ना। राजा के पास दो ही चीज होती है, सेना होती है, और सेना में हमेशा अभ्यास और प्रशिक्षण होता है। किंग्स यानी राजा, राजा के पास क्या होती है, सेना, सेना में हमेशा क्या होता है, अभ्यास, या फिर उसको क्या देंगे अपन, प्रशिक्षण देंगे। ओके। गेट्स, अब ये दोनों ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बार बार। गेट्स के अनुभव एवं प्रशिक्षण, यह आ जाएगा किंग्सले यानी अभ्यास एवं प्रशिक्षण। गेट्स का मतलब ऐसे याद रख लेना, गेट दरवाजा, देसी भाषा में आडो। आई बात समझ में। गेट को अड़ूपने से, गेट को जबरदस्ती तरीके से नहीं खोला जा सकता है। गेट को तो अनुभव से ही खोला जा सकता है, अपने अनुभव से बंद किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं बिना अनुभव कोई गया और गेट दे दिया, नहीं। गेट को देने के लिए अनुभव चाहिए। या जैसे कोई गांव जाओ, मान लीजिए आप पूरी फैमिली गांव जाएंगे, तो क्या बच्चे से गेट बंद करवाएंगे क्या? नहीं। घर में जो सबसे बड़ा आदमी होगा, जिम्मेदार आदमी, कहेगा गेट मैं दूंगा क्योंकि मुझे सालों का अनुभव है। ऐसा को नहीं बच्चों को गेट खुलो छोड़ दे, बराबर नहीं लगे, अनुभव नहीं है। गेट को देने के लिए अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? अनुभव। हेलो, अनुभव एवं प्रशिक्षण। अब बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आप खुद ही बताना। खुद कैसे बताएंगे? जैसे हमने यहां पर ले लिया, एक तो एक हमने ले लिया वुडवर्थ, एक हमने ले लिया गार्डनर, और उसके बाद एक हमने ले लिया थॉर्नडाइक, एक हमने ले लिया थॉर्नडाइक के बाद एक जैसे हमने ले लिया, मान लो स्किनर, एक हमने ले लिया हिलगार्ड, एक हमने ले लिया गिलफोर्ड, एक हमने ले लिया गेट्स, एक हमने ले लिया किंग्सले। अब देखो, ये सारे के सारे अभी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषा दी थी। इतने सारे मनोवैज्ञानिक है, मैं आपके सामने हूं। अब कैसे याद करना है? सीधे या केवल आपको शब्द पकड़ना है। जैसे वुडवर्थ की परिभाषा पूछ ले, वुडवर्थ ने शिक्षण अधिगम की क्या परिभाषा दी थी? एक ही बात याद रखना, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया की बात किसने की थी? वुडवर्थ ने की थी। वुड यानी लकड़ी, हम जहां जाएंगे नई नई लकड़ियां देखेंगे, तो नवीन ज्ञान और नवीन, नई लकड़ी देखेंगे, नया नया ज्ञान मिलेगा हमें। कौन सी लकड़ी मारने में काम आती है, कौन सी लकड़ी औषधि में काम आती है, कौन सी लकड़ी जलाने में काम आती है, कौन सी लकड़ी ठोकने में काम आती है ना। गार्डनर में जब हम भी जाएंगे तो वातावरण से संबंधित बात करेंगे। स्वच्छ वातावरण के लिए हम कहाँ जाएंगे? गार्डनर में। थॉर्नडाइक यानी कि थॉर्नडाइक का मतलब याद रखना थान। थॉर्न का मतलब थान, और थान पर जाएंगे तो हमें क्या आएगी? उत्तेजना आएगी। क्या आएगी? उत्तेजना। स्किनर चमड़ी, चमड़ी को उधेड़ के रख देंगे, उतार कर रखेंगे, तो इसका मतलब चमड़ी उतारने का मतलब होता है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात किसने की थी? स्किनर ने। हिल गार्ड, कोई भी चीज को हिलाएंगे, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात की थी, तो उसमें क्या होगी? क्रिया आरंभ हो जाएगी। क्या आरंभ हो जाएगी? क्रिया आरंभ। ओके। गिलफोर्ड यानी कि गले में फोड़े। गले में फोड़े कब होते हैं? कि व्यवहार सही नहीं करोगे तो, गरम गरम मिर्ची बड़ा खाओगे तो गले में क्या हो जाएंगे? फोड़े। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, इससे क्या हो जाएंगे? आपके गले में फोड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। गेट्स हमेशा अनुभव से दिया जाता है। अनुभव व प्रशिक्षण। अनुभव व प्रशिक्षण की बात किसने की थी? गेट्स ने की थी। किंग्स यानी राजा, राजा के पास सेना होती है, और सेना को हमेशा क्या करवाया जाता है? अभ्यास। अभ्यास के साथ क्या दिया जाता है? उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। एलो भाई, सबकी सब याद हो गई।
सब की सब याद हो गई यहीं पे शिक्षण अधिगम के। कितने मनोवैज्ञानिक की, वुडवर्थ की, गार्डनर की, थॉर्नडाइक की, स्किनर की, हिलगार्ड की, गिलफोर्ड की, गेट्स की और किंग्सले की, इन सब की हमने परिभाषा याद कर ली। यकीन नहीं होता है आपको तो पीछे देख लीजिएगा। ये रहा वुडवर्थ नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रिया, गार्डनर वातावरण संबंधित, थॉर्नडाइक उत्तेजना, हिलगार्ड कोई क्रिया आरंभ होना, स्किनर उत्तरोत्तर सामंजस्य, गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये आ गया आपके सामने किंग्सले अभ्यास एवं प्रशिक्षण, गेट्स अनुभव से खुलता है अनुभव एवं प्रशिक्षण। बाकी की फालतू बातें आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं है। बताओ अगर आपको याद हुई या नहीं हुई है। याद हुई तो मुझे यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये सारी की सारी परिभाषा याद हो गई। ईमानदारी से कमेंट करना। जो मैंने चीज आपको अपने देसी भाषा में समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, अब बताओ आपके एग्जाम तक आपको ये याद रहेगी कि नहीं रहेगी। 2 बार मेरा वीडियो देख लेना, याद हो जाएगी। अगर आपको याद हुई है तो नीचे कमेंट करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी तो BSTC है, BSTC के बाद जाओगे कहाँ, आना हमारे ही अंगने हैं, क्योंकि हम रिट को छोड़ने वाले किसी भी हालत में नहीं है। तो आगे शिक्षक बनना है तो भी हमारी ही सहायता की जरूरत है आपको, तो जरूर जुड़िएगा आप, ठीक है ना। चलो भाई, ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया क्या है। अधिगम प्रक्रिया क्या है वो समझे। व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रेरणा जागृत होती है। सर्वप्रथम क्या जागृत होती है? प्रेरणा जागृत होती है। फिर मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है। क्या करता है? अनुक्रियाएं करता है। तो समस्या आती है। तो क्या आती है? समस्या आती है, जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करता है। जिन्हें मनुष्य हटाने का क्या करता है? समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को हटाने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? प्रयास। जिससे सीखने की क्रिया निहित होती है। कई क्रियाएं करने के बाद एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधा दूर हो जाती है। सही अनुक्रिया द्वारा क्या दूर हो जाती है? बाधा दूर हो जाती है। यह अनुक्रिया ही मनुष्य को पुनर्बलन प्रदान करती है। यह अनुक्रिया मनुष्य को क्या? पुनर्बलन प्रदान करती है। पुनर्बल का मतलब समझ गए ना? फीडबैक, जिसमें मनुष्य आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अधिगम हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभिप्रेरक, विभिन्न अनुक्रियाएं, अवरोध बाधाएं, पुनर्बलन, समस्या, सफल प्रयत्न और लक्ष्य। हम समझो, मैं आ था के परिभाषा बताई दी, पूरी लैंग्वेज बताई दी, ए थाने पॉइंट बताया, थाने कटी बेजार में नॉर्मली कटी बैठी गई। कौन बैठे? क्यों नहीं बैठे? क्योंकि ये साइकोलॉजी है, इसको अपनी भाषा में समझो। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक को इंग्लिश में कहते हैं मोटिव। मोटिवेशन मिलना या मोटिव करना। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और आप कहेंगे यार सर मजा आ गया उस एग्जाम्पल से, तो ऐसे ही याद हो गया। उस एग्जाम्पल से कैसे? ऐसे ही याद हो गया। आप कहीं पे जा रहे थे, आपके सामने से एक गाड़ी गुजरी, 4 व्हीलर भाई साहब, ब्लैक कलर की गाड़ी, काला शीशा, काली गाड़ी, सुना तो हो गई ना आपने। आपके मन में गाड़ी देखते ही आया कि मेरे पास भी गाड़ी हो पर मुझे चलाना नहीं आता है। मेरे पास भी गाड़ी हो पर मुझे चलाना नहीं आता है। तो आपने किसी को देखा तो आपके मन में पहली चीज यही है, मोटिव हुए आप। सबसे पहले मोटिव होने का मतलब है कि सबसे पहले आपने मन में सोचा है कि मुझे क्या चलाना है? गाड़ी। अब गाड़ी, तुम 12th पास विद्यार्थी हो तो तुम्हारे औकात से बाहर हो जाती है। तुम्हारे औकात से क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं मोटरसाइकिल का। किसका ले लेते हैं? मोटरसाइकिल का। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपने आपके मन में आई मोटरसाइकिल चलाना, यानी कि बाइक। आपके मन में क्या है? सबसे पहले बाइक चलाना, कि मुझे भी बाइक चलाना है। मुझे भी क्या? बाइक चलाना। बाइक चलाना सबसे पहले आपके मन में आई। मन में का मतलब होता है मोटिव हुए, आप किसी को देखकर मोटिव हुए, और उसी मोटिव को कहते हैं अभिप्रेरक। यानी कि
अधिगम के अंदर सबसे पहले कोई प्रक्रिया होगी तो वो अभिप्रेरक होगा, यानी कि आपके सामने कोई चीज होगी, आपको भूख पैदा करे। आपको पढ़ने के लिए भूख पैदा करने के लिए सरकार ने बीएसटीसी की वैकेंसी निकाली। तो अभिप्रेरक का मतलब होता है कि आपको मोटिवेट करे सीखने के लिए, आपको आपके अंदर मोटिवेट करे कि आप ये काम करो। तो सबसे पहले प्रक्रिया होगी अभिप्रेरक। अभिप्रेरक का मतलब मोटिवेट करना, यानी कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, मुझे बाइक चलाना सीखना है। क्या करना है भाई? सीखना है। तो पहले आपके माइंड में क्या है? मुझे बाइक चलाना सीखना है। अब बाइक चलाना सीखना है तो आप क्या करेंगे? क्रियाएं करेंगे। क्रियाएं क्या करेंगे? खुद करने गाड़ी है कोनी बैठो कटी गयो गलेर में गाड़ी उभी सीधो बैठो जाए गाड़ी मत बैठो, बैठ गए। घर में काका बाबा की किसी की गाड़ी थी, जाके बेटा गाड़ी पे बैठा, गाड़ी पे बैठ के बेटा धीरे धीरे स्टैंड ऊपर करेगा। स्टैंड ऊपर करने के बाद क्या करेगा? एक बार आप दोनों गाड़ी पे बैठकर उस स्टैंड को ऊपर लेंगे। ऊपर लेके बेटा ऐसे ही पैरों से गाड़ी को आगे करेंगे, फिर वापस पीछे करेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर वापस करेंगे। फिर आपने धीरे धीरे क्या करेंगे? गाड़ी चालू नहीं करेंगे बेटे। फिर कहेगा किसी छोटे वाले यार दोस्त को, भाई को, तू धक्का दे, ऐसे ही मैं चला रहा हूँ, बंद गाड़ी कोई। आपने क्या की? जैसे आपके मन में आया गाड़ी चलाना सीखना, आपने उसके प्रति क्रियाएं शुरू कर दी, अनुक्रियाएं शुरू कर दी। तो दूसरा हो गया विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेंगे, है ना। तो गाड़ी चलाने का प्रयास करेंगे। तो यानी दूसरा अपन काम करें, गाड़ी पर बैठेंगे, आगे पीछे करेंगे। बताओ पहला क्या काम था? पहला काम था बाइक चलाना सीखना, मन में आना चाहिए। जब मन में आएगी तो अपन गाड़ी पर बैठेंगे और आगे पीछे करेंगे। तो बाइक चलाना मन में आई तो वो तो हो गई अभिप्रेरक। गाड़ी चलाना सीखना यानी कि अपन क्या करेंगे? पहले अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया करते आपके सामने आएगी समस्या। समस्या क्या है? कि गाड़ी में तो बैठ गया पर गाड़ी चालू करनी नहीं आवे। अपने गाड़ी पर बैठ गए पर अपन को गाड़ी चालू करना नहीं आता। तो अब क्या करें? समस्या आ गई। क्या आ गई? समस्या। गाड़ी चालू तो हो गई, हमने सल्फ लगाया, गाड़ी चालू हो गई, पर गेयर लगानो को नहीं आवे। कहीं आएगी? समस्या आएगी। कहीं आएगी? समस्या। गेयर लगानो भी आएगा पर क्लच छोड़नो को नहीं आवे, कहीं आएगी? समस्या आएगी। यानी कि हमने यहाँ तक किया, यहाँ तक तो समस्या आई नहीं। मन में कोई चीज आई, समस्या नहीं आई। फिर हमने कोई भी क्रिया शुरू की तो भी समस्या नहीं आई। क्रिया शुरू करने के बाद हमारे बीच में समस्या आई कि हम यहाँ क्लच क्यों है, ब्रेक क्यों है, चालू की करे, घेर आगे लगे, लाड़ लगे। तो हमारे सामने क्या आ गया? अवरोध या बाधाएं। तो इसे हम समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्या। तो जब ये हम काम करेंगे, तीसरी हमारे सामने क्या चीज आ जाएगी भाई? समस्या। तीसरा पॉइंट क्या गया? समस्या। समस्या आते ही अपन क्या करेंगे? किसी से पूछेंगे। किसी से पूछेंगे यानी कि उसका फीडबैक लेंगे। क्या लेंगे? फीडबैक। कि ए यार बता नहीं, गेयर आगे लगे कि ला रहे, इसमें सल्फ लगता है या ऐसे ही चालू होती है, ये गाड़ी रिजर्व में है या ऑन में है, ऐसे पूछते ना। तो जब अपन कोई भी चीज पूछेंगे तो इसका मतलब होता है पुनर्बलन। क्या होता है? पूछना का मतलब होता है पुनर्बलन, या फिर फीडबैक लेना, या फिर किसी से पूछना, समस्या के बारे में पूछना। समस्या के बारे में पूछना, समस्या के बारे में पूछना को कहते हैं पुनर्बलन, फीडबैक। ठीक है ना। अब देखो, जैसे किसी ने कहा कि नहीं यहाँ क्लच बीछनो, रेस देनो, घेर टेकनो, धीरे धीरे छोड़नो, धीरे धीरे काटो, मुड़नो, यानी कि रेस, तो गाड़ी आगे जाएगी। आपने कहा ठीक है, आपने क्लच बीछा, रेस को दबाया, अगला घेर ठोका, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे भागी। आपने कहा मजा आ गया, ऐ गाड़ी चले गई नॉर्मली। आपने क्या कहा? गाड़ी ऐसी चलती है क्या? अब आप क्या हो गए? सफल हो गए। क्या हो गए? सफल हो गए। तो आप 1-2 किलोमीटर सपेट बंद बैठो, सूरज जा है 40 स्पीड में, पूरा गांव को चक्कर काट आयो। क्या सूरा किन्नू कौन रुके? यही गाड़ी चलाई। कोई कह रहा भाई धीरे चला के ना। अब वो जैसे सफल होगा तो उसको क्या हो गई? लक्ष्य की प्राप्ति। और लक्ष्य हमारा क्या था? हमारा लक्ष्य क्या था? बाइक चलाना। हमारा लक्ष्य क्या था? बाइक चलाना। लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद बेटो सूरो गाँव रे मैं गाड़ी स्टैंड करता ले, गाँव वाला रोके तो नहीं रोके, क्यों नहीं रोके? लक्ष्य की प्राप्ति रहेगी। कहीं रहेगी? लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब गाड़ी चलाना सीख गया।
हम बेटो के सूरो अब किन्नू ही नहीं रुके, सूरो जावेला 120 180 मत है, ठीक है नहीं। तो देखो भाई, इस सूरा को चलने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी? अभिप्रेरक की। सूरा ने जो ही अभिप्रेरक मिलियोग मन गाड़ी सीखनी, तो बेटो अनुक्रिया करी, लोगारी गाड़ियां उठाए उठाए धीरे 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 धीरे। सूरा मामी यही समस्या कि घेर कहीं रहे कलश कहीं रहे, लोग बतायो कि बेटो कलश मीचो, घेर टेको, रेस्ट छोड़ो, गाड़ी दौड़े। सूरो काम करियो तो सूरा ने आयो मजो, सूरा ने मजो आती, सूरो के बेटो गाड़ी सीख गो, गाड़ी सीखते सूरा लक्ष्य प्राप्ति रहेगी। हम सूरो की नहीं धरे आरजे, चाहे 2100 चाहे 2200 चाहे 1900, ये ही तो अधिगम की प्रक्रिया है। ये पूरी की पूरी इसमें ये चीज लिख रखी है। हम गुरुजी यहाँ तो ठीक है समझ में आएगी कि पहला अभिप्रेरक रहेला, फिर अनुक्रिया रहेला, फिर समस्या आवेला, समस्या आने बाद में पुनर्बलन लगावाला, फिर सफल रह जावाला, फिर लक्ष्य प्राप्ति रह जाला। सवाल कैसा आएगा? सवाल यहाँ से आएगा, अब ध्यान से सुनो, यहाँ मजा रहेगा, अब ध्यान से सुनो इतनी देर मजे के बाद। सवाल आएगा, अधिगम प्रक्रिया के निम्न चरण में से कौन सा चरण सही है, कौन सा चरण गलत है? अधिगम प्रक्रिया किन चरणों से होकर गुजरती है? अधिगम प्रक्रिया का सही चरण है तो पहला दे दिया अभिप्रेरक, एक दे दिया अधिगम प्रक्रिया का सही चरण है, तो पहला दे दिया अभिप्रेरक और दूसरा दे दिया लक्ष्य, तीसरा दे दिया अनुक्रिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरक के बाद सीधा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये चेन होती है, इस साइकिल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तो आपको अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट होगी, अधिगम सीखने का पूरा। तो अधिगम प्रक्रिया मुख्य 6 बिंदु है। कितने बिंदु है? 6 बिंदु। 6 बिंदु सीक्वेंस से याद होने चाहिए, उठपटांग नहीं, सीक्वेंस से। पहले अभिप्रेरक होगा, अभिप्रेरक से मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो वो अनुक्रिया करेगा। देखो मैं इधर नहीं देख रहा हूँ ना, मैं आपके सामने देख रहा हूँ, तो देखो मैं कैसे याद किया? अभिप्रेरक यानी कि मोटिवेशन मिला, फिर जैसे हमने गाड़ी चलाना सीखने के लिए मोटिवेशन मिला, फिर हमने अनुक्रिया की, अनुक्रिया करते हमारे सामने समस्या आ गई, बाधाएं, और जैसे ही समस्या और बाधाएं आई तो हमने लोगों से पूछा तो हमें पुनर्बलन मिला, पुनर्बलन मिलते ही हमें क्या मिलती है? सफलताएं, सफलता मिलती है हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ये इस प्रकार से सीधे पॉइंट पूछे जाएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ओके चलो, अब देखो भाई, ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो अपन उसके ऐप के ऊपर पीडीएफ डालेंगे तो वहां से देख लेना, नहीं तो आपके जो फोन के हैं वो डाटा हाई स्कोर पे डाल दो ताकि मैं भी अच्छा दिखूं और ये भी अच्छा सा आपको दिख जाए। अधिगम सीखने में प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं सीखने के अंदर? या थे जिंदगी में कोई चीज सीखो, खाली शिक्षा के साथ मत जोड़ो अधिगम को, थे कोई भी चीज सीखते हो तो आपको कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। जे मान लो थे क्रिकेट खेलना सीखो तो थाने समूह प्रभावित कारक करे थानी मम्मी, मम्मी बेटी लार बल्लो लेना है, चल घर नहीं खेलना है, तो वो प्रभावित, यानी कि बीच में क्या आ रहा है? कारक आ रहा है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखो कोई भी चीज सीखते हो तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती है, कौन कौन से कारक हैं अधिगम सीखने में प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक? सबसे पहले बालक अधिगम से संबंधित कारक। बालक अधिगम से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? बालक जब सीखता है, छोटा बच्चा, तो देखो अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ चीज सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होना जरूरी है, उसका मानसिक विकास भी होना चाहिए। कोई क्या मार छोड़ो थोड़ा बोलो है, बोलो यानी मानसिक रूप कमजोर है, तो अधिगम उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अच्छा है, पहली बात, ठीक है ना। तो ये अच्छा होना चाहिए, अगर ये अच्छा नहीं है तो 100% आपके बाधाएं उत्पन्न करेगा, कारक बनेगा, ठीक है ना। महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा का स्तर, यानी कि आदमी रहे, बालक रहे, वो बालक ज्यादा सीखेला जो महत्वाकांक्षी रहे, जिनमें सीखना जिज्ञासा रहे। हम बताते 12th पास कर ली, घरवाला के कहीं करी, बेटो मोको रहे जो बेटो बोले को नहीं कहीं करी, अरे घरवाला क्या तू करी कहीं भाई, अब बोल तो करी, बोल तू क्या करेगा, कहीं नहीं करे तो घरवाला बेटा परेशान जोड़ा देंगे, आग बंद हुई कर BSTC फॉर्म लगाए दे, कहीं लगाए दे BSTC, तो वो आदमी जिंदगी में BSTC पास नहीं कर सके। जे थे 12th पास करती था, ध्यान रखो कि नहीं मैं तो BSTC करूँगा, मन मास्टर बनना है, आप में वो सीखने के भाव थे तो आपने तुरंत ही BSTC का फॉर्म लगाया, तैयारी शुरू कर दी, अब पिटा बंद, आप सीधा BSTC में सेलेक्ट होंगे और सेलेक्ट होते ही सीधा टीचर बनेंगे। इसका मतलब समझे ना, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए सीखने की। उसके बाद जीवन का लक्ष्य, जीवन में की लक्ष्य ही कोनी 18-20 साल के साल तो मैं नाबालिका अर्डो पक्के थे नाबालिको, थानी उम्र है कि मान लो 18 साल 20 साल,
जरडो जी 11 साल की उम्र माते जेल ऊपर आक्रमण करियो और जेल ने नष्ट नाबूद कर और जिंदराव खींची री हत्या करी 11 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में रावचुंडा मंडोर देजरे में मिलियो और रावचुंडा मारवाड़ रो राजा बन गो 11 साल की उम्र में। आप कहीं करिए 11 साल की उम्र में, 17-18 साल उम्र होगी इनके हाल तो फॉर्म लगावना की उम्र को नहीं। अरे फॉर्म लगावना की उम्र तो कोनी, पर की काबिलियत तो दिखो। इसके लिए जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। मैं तो मास्टर बनूंगा, मैं मैडम बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं थैला लगूंगा, मैं कृषि करूंगा, मैं 2 भैंसे लाऊंगा। जिंदगी में तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होगा तो उसको प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए जिंदगी में गोल हमेशा क्या रखो, बड़ा रखो। तत्परता एवं इच्छा शक्ति, शरीर पर आलस नहीं होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, सूरत यही दौड़ी तो सूरा बनो। और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की। कुछ करने की इच्छा शक्ति का मतलब हम जे घरवाला थान कदी मना नहीं करे, लागे कहीं 2,500 4,000 इन तो जोर को नहीं, पर थान में खुद में इच्छा शक्ति को नहीं मैं कोचिंग कर लूँ। जे थामे इच्छा शक्ति रहे कि नहीं मेरे एग्जाम 12th के खत्म हुए, मैं तुरंत कोचिंग करने जाऊंगा, कोचिंग की और आपका सिलेबस कंप्लीट किया और फ्री। तो था कि इच्छा शक्ति जगुनो आते मन यूट्यूब में आना पड़ियो। आप इन बात ने समझो। बौद्धिक स्तर आपका अच्छा होना चाहिए, IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उम्र का भी होता है, कम उम्र के अंदर आप ज्यादा चीजें सीखते हो, ज्यादा उम्र के अंदर कम चीजें सीखते हो, थोड़ा होता है। अवदान है, अभिरुचि है, अभिवर्ती मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, परिपक्वता है। परिपक्वता का मतलब आदमी की काफी चीजें उम्र के साथ आती है। कुछ अनुभव हैं वो आपको उम्र के साथ 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 धीरे धीरे मिल जाएंगे। जैसे आप बड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समाज में कैसे उठना है, समाज में कैसे बैठना है। तुम्हारी वोटर ID बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमें सरकार को किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किस व्यक्तित्व को वोट देना है। ये धीरे धीरे परिपक्वता के कारण आता है ना। परिणाम व प्रगति दोनों ही अधिगम है। परिणाम आपके अच्छा आया, आपने तारीफ की लोगों ने, तो भी आप और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। परिणाम गलत आ गया, लोगों ने डांटा, तो आप धीरे धीरे सीखना बंद कर देंगे। 10वीं रिजल्ट आयो आपरे 10वीं रिजल्ट आयो और पापा छाती ठोकन की, नहीं कोई बात नहीं बेटा, तूने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा दो, इस बार 100% सफल होंगे। तो आप तुरंत सीखने लग जाएंगे कि बाप हो तो ऐसा, बाप हो तो ऐसा। बाप दुनिया में मिले कोई नहीं। 10वीं में फेल, बाप ला दे जूती जूती कार्डन टेके बेटो मारा में, सीधी बात है। पढ़ाई करो। यहाँ तो यहाँ मारवाड़ में मोटिवेशन है मतलब जूता। मारवाड़ में मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जूता। सोचो अगर थाने पिता कोई थानी आइन बैठा है, कोई बात नहीं बेटा, नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार और तैयारी करो, अच्छे से करो, क्या कमी रह गई उसको पूरी करो, तो थानी जिंदगी बन जाए। ऐसा पिता मिले कोई नहीं। अपने पापा लाड करे कोई नहीं, पापा लाड गई एक ही लाड है। हम तो घर में जाते हैं, कोई भी कहीं गांव जाना हो तो मम्मी को पूछते हैं। कोई भी पापा को पूछते हैं कि आप में से कोई नहीं पूछेगा, मम्मी को पूछेगा। अपने पापा हॉल में, आपा किचन में, पापा किचन में, आपा बेडरूम में, पापा बेडरूम में, आपा बारे, पापा बारे तो आपा छत माते, पापा छत माते तो आपा गाँव बारे। हाँ हाँ, पापा पापों तो पालो ही नहीं पड़नो, ठीक है ना। पापा बेटियों का लाड करते, बेटों का कम करते हैं जी, मादा बेटा ने भी। अब देखो अध्यापक से संबंधित कारक क्या है, ये तो बालकों से संबंधित। अध्यापक विषय पर पूर्ण अधिकार। विषय पर पूर्ण अधिकार का मतलब मैथमेटिक्स टीचर है और मैथमेटिक्स टीचर ने अगर मान लो 12th तक टेबल भी नहीं आवे, 10th तक टेबल नहीं आवे, खुद ने मल्टीपल नहीं आवे, खुद ने डिवाइड नहीं आवे, तो वो थान का ही पढ़ाई। इसीलिए आपका विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। शिक्षण कला एवं कौशल का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आपको पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। आप थे कल BSTC करिया पर थाने वही तो तरीकों काम आए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे याद करवाना है। बच्चे पुरस्कार से याद करते हैं या उसको दंड से याद करते हैं। तो दंड यानी कि ठोकना हूँ, बच्चों कभी भी नहीं पढ़िया करे, बच्चे को पुरस्कार दो, उसको मोटिवेट करो, वो ज़्यादा सीखेगा। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अध्यापक रो खुदरो व्यक्तित्व सही नहीं रहे। हमारे न्यूज आई, अध्यापक बैठा बैठे बोतला ले लेने स्कूल जोड़ होगा, कोई जाके बाप दादा स्कूल है बेटा के हम तो ऐसे ही पियेंगे, सरकार ने कार्रवाई करी, 7 पीढ़ियाँ उड़ गई। व्यक्तित्व अपना अध्यापक जैसा होना चाहिए। थे काल ने अध्यापक बनो, थाने अध्यापक रो ड्रेस कोड होना चाहिए। यहाँ कोनी धोती पहन बेटा स्कूल में गिरान ना, अध्यापक का ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी का ड्रेस कोड क्यों अनिवार्य करे, यहाँ विद्यार्थी नहीं आवेगा, अध्यापक का भी ड्रेस कोड होना चाहिए। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर अच्छा होना चाहिए, मानसिक लेवल अच्छा होना चाहिए।
अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अनुशासन व अंतःक्रिया होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पॉइंट रट लेना, जैसे मैंने समझाने का प्रयास किया, अगर आपके माइंड में आया हो तो। विषय वस्तु से संबंधित क्या क्या कारक होते हैं सीखने में? विषय वस्तु की प्रकृति सही होनी चाहिए, विषय वस्तु का अधिगमकर्ता के स्तर अनुसार, यानी कि कक्षा 8वीं रो है बच्चों और इन 12वीं लेवल रो सवाल दे दे तो इन्हें कोई समझ में थोड़ी आवे, ठीक है। 9th लेवल रो दे दियो, 7th लेवल दे दियो, यानी कि बच्चे के स्तर तक की विषय वस्तु होनी चाहिए, अब वो नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु की उपयोगिता क्या है, विषय वस्तु का विस्तार क्या है, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर क्या है, ये सब विषय वस्तु से संबंधित हो गए। अब आगे प्रक्रिया से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? तो अधिगम अनुभव को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, पुनर्बल की व्यवस्था है, अधिगम की मनोवैज्ञानिक विधियां और तकनीकें हैं, शिक्षण अधिगम वातावरण एवं समाधान, अधिगम सामग्री और सुविधाओं को उपयोग है। ये पॉइंट है और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है, फिर बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये एक मैंने चार्ट बनाए हैं, अधिगम सीखने में प्रभावित होने वाले कारक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको भी याद करने हैं, आपको भी क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं भाई अधिगम की विशेषता क्या है। अधिगम की क्या विशेषता है, सीखने की विशेषता क्या है? तो सीखने की विशेषता नॉर्मल है। देखो आप सबसे पहला पॉइंट यही देखो, सीखने की विशेषता है कि अधिगम खोज करना है। अधिगम का मतलब ही क्या है, खोज करना। आप कब सीखेंगे, जब किसी की तलाश में जाएंगे तो सीखेंगे ना, तलाश ही नहीं करेंगे तो आप क्या सीखेंगे। अधिगम खोज करना होता है, अधिगम का मतलब क्या होता है, खोज करना, ढूंढना, सीखना, ओके। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब उसका मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, सब चीजें में अधिगम होता है, ठीक है ना। तो सर्वांगीण विकास में अधिगम समायोजन में सहायक होता है। समायोजन का मतलब समझते हो ना, किसी के साथ तालमेल बिठाना। जैसे हमारे यहाँ से कुछ व्यक्तित्व थे, रोजगार के चक्कर में साउथ गए, साउथ जाने के बाद अब उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरल वहाँ पे चलती है, तो उन लोगों के साथ समायोजन नहीं हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले क्या की, सबसे पहले उन्होंने लैंग्वेज सीखी। तो मान लीजिए वो कन्नड़ है, तमिल लैंग्वेज सीख ली, तमिल लैंग्वेज सीखने के बाद अब उन्होंने क्या किया, एक गले में बेटा चैन लेना आया, भली वह सोनारी भी नहीं रो पर रेणी पीला कलरी, वह चैन फेरी, फज बेटा बट जाइन वह लेना है लुंगी, लुंगी डांस वाली, वह लुंगी पहनी और अन्ना का रूप धारण किया, बेटा साउथ वाला जड़ो रूप धारण करियो, और इनके साथ समायोजन कर लिया। अब वो इधर आते हैं ना मारवाड़ के साइड, इधर राजस्थान के साइड, तो उनको अटपटा लग रहा है हम कहाँ आ गए, क्योंकि वो उनके साथ ढल गए, समायोजन कर लिया। जैसा माहौल है उसके अनुसार समायोजन करना ही अधिगम है। तो अधिगम समायोजन में सहायक होता है। एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट, ठीक है ना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन है, ठीक है ना। व्यवहार में परिवर्तन ही होगा बिल्कुल। काल ने थे कोई सिटी आया, काल ने थे BSTC में पास रहेगा तो थाने हालचाल में फर्क है जी, थाने व्यवहार में फर्क है जी, ए भाई ए कहीं है BSTC पास हूँ, बस व्यवहार में परिवर्तन हो गया। कल ने तुम टीचर बन गए, मान लो कोई लड़की है टीचर बन गई, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। पहले वो जाएगी, जाते ही चश्मा लेके आएगी, चश्मा लाने के बाद एक स्कूटी लाएगी, मैडम आमा, तो व्यवहार में परिवर्तन आ गया। किस में आया, व्यवहार में परिवर्तन आया, क्योंकि आपने सीखा, पढ़ा, नौकरी ली, अधिगम हुआ, ओके। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम तभी होगा जब कोई न कोई उद्देश्य होगा। थानो उद्देश्य है कि मन BSTC में सिलेक्शन लेना, तथ्य हमारी क्लास देखो। अगर थानो उद्देश्य ही नहीं रहे तो थे देखो कहीं। अधिगम तभी होगा जब आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम हर जगह पे होता है। अधिगम हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि मैं सर की क्लास देखूँ तभी अधिगम होता है ना। तू क्रिकेट खेलन गयो बटी अधिगम है, तू खाना में गयो नहीं बटी अधिगम है। थन खाना में गयो थन पहले बेटा मारवाड़ में ध्यान पड़ जाए कि ना आटे भीड़ जाता है ना, तो रेती पात पहला स्टार्टिंग में ही अपन को खाना जीवना है, क्योंकि मारवाड़ है या भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम बताओ थे बटे भी सीख रहे हो, बटे भी थे सीख रहे हो, सीखो नहीं सीखो। अधिगम हर जगह पे होता है, सार्वभौमिक है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया। आदमी बूढ़ो रह जाए तो भी किन की सीख तो ही रहे, क्या ना, कि जिंदगी में सीखना मिले ना तो बच्चों सीख लो, बूढ़ों सीख लो, जट थाने कोई भी चीज सीखना मिले बटे सीख लो। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशील का परिणाम है। जैसा वातावरण रहेगा, आपके साथ पढ़ने वाले हैं सभी विद्यार्थी, तो आप भी पढ़ने वाले हो जाएंगे। मैं एक ही डायलॉग बता रहा हूँ, याद कर लो। अगर तुम्हारे साथ 6
करोड़पति आदमी हैं, तो अगला 7वां नाम इन करोड़पतियों में तुम्हारा है। चलो तुम्हारी औकात से ज़्यादा बाहर हो गई करोड़पति की। तो अगर आपके 7 दोस्त हैं जिनके 6 नौकरी लग रखी है, ध्यान रख लेना, 7 दोस्त है जिनमें से 6 नौकरी लग रखी है, तो अगली 7वीं नौकरी तुम्हारी है, देख लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हारे 7 दोस्त है, 7 के 7 6 दोस्त हैं, 7 दोस्त में से 6 दोस्त तुम्हारे फेल हो रखे हैं, तो देख लेना अगला 7 नंबर तुम्हारा है, क्योंकि वातावरण का फर्क पड़ता है। बडेरा अकेला थोड़ी था, अपना बुजुर्ग कहीं कहता संगति और असर है, जैसा माहौल मिलेगा वैसे आप डल जाओगे। अधिगम मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल दिमाग चलेगा तो सीखेगा। अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक दोनों हैं। व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत रूप भी सीखेगा, करे सामाजिक यानी कि सामाजिक जीवन के अंदर भी अधिगम होता रहता है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसको पढ़ूंगा, फिलहाल आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना। अधिगम ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है और क्रियात्मक भी है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रख लेना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम है, ठीक है ना। तो आज हमने पार्ट 2 की क्लास ली है, अभी अधिगम की 2 क्लास और आएगी, फिर आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अधिगम का। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी, इसके बाद भी रीजनिंग की क्लास आने वाली है। आप वादा करें मैं रीजनिंग की लाइव क्लास लेकर आऊँगा, और लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे और साथ में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। कल से हम रीजनिंग की लाइव क्लास शुरू हो रहे हैं। कौन कौन तैयार हो रहे हैं आप मुझे आज के आज कमेंट करेंगे कि सर हम तैयार हैं, हमारे यार दोस्तों को जोड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें बस पढ़ा दीजिएगा, आप हमें कैसे भी करके सिलेक्शन दिला दीजिएगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही अपन मजे मजे के अंदर शिक्षण अधिगम पढ़ेंगे, वरना ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है भाई, मैं जैसे तैसे भी करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका मन लगा रहे, ठीक है ना। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।